हे एवरीवन, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है तो उस रूल बुक की फ़िलॉसफी कहाँ लिखी है, आप जानते हैं? यस, यू आर राइट। एग्जैक्टली कहाँ लिखी हुई है इसकी समरी हमारी प्रीएम्बल में। आज के हमारे थर्ड एपिसोड में, जो कि हम कर रहे हैं हमारी पॉलिटी इन वन पेजर सीरीज़, उसमें आज थर्ड एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रीएम्बल को, वो भी 10 मिनट में। ठीक है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब एक और सिंपल सा सवाल। अब आप मुझे बताइए, जब आप मार्केट जाते हो कोई भी बुक लेने, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो उसमें? उसका प्रीफेस या फिर इंडेक्स, है ना? तो यस, प्रीएम्बल भी बिल्कुल वही है। इसीलिए हमारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट N.A. पल्कीवाला ने तो इसको पता है डायरेक्टली क्या कह दिया था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं कि इसका जो प्रीएम्बल है इसका आइडिया हमें आया कहाँ से, मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा कहाँ से हुआ? यूएसए से। तो यूएसए पहला कंट्री है जिसने स्टार्ट किया था किसको? प्रीएम्बल को। अब हमारे इंडिया में अगर ड्राफ्टिंग बेसिस की बात करें तो लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में कौन सी डेट थी? 13 दिसंबर। ओके, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था और वही आगे चल के बेसिस बना हमारे किसका? प्रीएम्बल का। अब सबसे पहले ना एक बार प्रीएम्बल पर नज़र मार लीजिए। एंड ये आप सभी से मैं कहूँगी कि आप सभी को ना प्रीएम्बल याद होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बार ना पूरा प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। अब प्रीएम्बल आपको याद हो गया ना, मतलब आप 3-4 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा और सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In a Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब आपने देखा होगा मैंने कुछ वर्ड्स पे ना बहुत ज़्यादा अपनी हाई पिच रखी थी, वहाँ पे फोकस ज़्यादा किया। अब एक बार देख लेते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमें 4 चीज़ें बता रहा है। यहाँ पर देखो, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड अडॉप्शन। सोर्स, जो पावर का सोर्स है ना हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब नेचर क्या है? ये बोलो ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आ रहा है कि हमारा देश कैसा होगा। तो याद रखिएगा SSDR मीन्स, और ये इसी ऑर्डर में याद रखना है आपको, कई एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो JLF, है ना, याद रख सकते हो, JLEF। तो मैंने याद रखा होता JLF के हिसाब से, तो आप देख लीजिएगा। अब क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मीन्स हमारे गोल क्या है कि क्या चाहते हैं हम। तो याद रखिएगा कि हम क्या चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंटेन रहे, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट वाला पार्ट कि मतलब प्रीएम्बल में हमें क्या देखने को मिल रहा है? अडॉप्शन। ये किस दिन अडॉप्ट किया गया? तो देखिए वहाँ पे डायरेक्टली लिखा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं। अब हमने ये सारे टर्म्स को देखा, सोवरेन वर्ड आ रहा है, सोशलिस्ट आ रहा है, सेक्युलर आ रहा है, डेमोक्रेटिक आ रहा है, रिपब्लिक आ रहा है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सारे वर्ड्स आए हैं। अब इसको समझना भी पड़ेगा, है ना। सिर्फ पता है, वर्ड्स पता है, उससे काम नहीं चलेगा, हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन वर्ड्स का मतलब क्या है। अब सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास? सोवरेन। सोवरेन का सीधा मतलब है इंडिया ना भाई अपना खुद का बॉस है, कोई भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, है ना, हमें आके ऑर्डर नहीं दे जाएगा। इट सिंपल मीन्स कि कोई भी फॉरेन पावर हमें ऑर्डर नहीं दे सकती, हम खुद इंडिपेंडेंट नेशन है, बाहर का कोई भी हमें कंट्रोल या मतलब हमें ऑर्डर नहीं दे सकता, सिंपल वर्ड्स में। सेकंड वर्ड है हमारा क्या? सोशलिस्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको याद रखना है जो इंडिया का सोशलिज्म है ना वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मीन्स मार्क्सिज्म ने जो कॉन्सेप्ट दिया था और गांधीयन प्रिंसिपल्स जो थे उनका ब्लेंड है, क्या है, मिक्स है। बट ये हाईली टिल्ट किसकी तरफ है, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ, आपको ये याद रखना है। और हमारे सोशलिज्म का एम क्या है, पॉवर्टी, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना है। याद रखिएगा, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना है कि अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड सेक्युलर की। अब यहाँ पे ना इंडिया का क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में पता है ना, बट सेक्युलरिज्म क्या है वो तो समझ में आए। अब सेक्युलरिज्म का सिंपल मतलब होता है जो हमारा स्टेट है, स्टेट इन द सेंस कि जो कंट्री है ना वो उसको हम स्टेट बोल रहे हैं। स्टेट की वैसे बहुत ही वाइड डेफिनेशन होती है, जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब हम उसको और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि जो हमारा स्टेट है और जो हमारा रिलीजन है उसके बीच में रिलेशन कैसा है। अब एक होता है नेगेटिव रिलेशन, है ना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कैसा होता है नेगेटिव रिलेशन, है ना। इट मीन्स कि जो हमारा स्टेट है और हमारा रिलीजन है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, ठीक है, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब बिल्कुल अलग है, ठीक है। स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा कहाँ का, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का। बट इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मीन्स स्टेट का तो कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बट जितने भी धर्म हैं हमारे यहाँ, ठीक है, इंडिया में जितने भी रिलीजन है उनको इक्वल रिस्पेक्ट एंड सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। ये होता है हमारा क्या, सेक्युलरिज्म। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड की। अब डेमोक्रेटिक का सिंपल मतलब आप ऐसे जान सकते हो, जहाँ लीडर्स को जो पब्लिक होती है ना, जनता, उनके वोट से चुना जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है किसके बेसिस पे, अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। मतलब सिंपल वर्ड्स बोला है तो 18 साल के आप ऊपर हो, है ना, तो आप वोट डालने जाते हो, तो उस वोट से जो रिजल्ट आएगा, जो जीतेगा वही हमारा क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मीन्स हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो इलेक्टेड है ना। हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया के, प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। अब ये क्या है, इलेक्टेड है। अभी जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो इलेक्ट होकर आई हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी क्वीन की बेटी है ना, या कोई किंग है, मतलब जो क्वीन की ही मतलब हेरिडिटरी नहीं जा रहा है, ठीक है, जैसे जो प्रेसिडेंट में होता है, ओ सॉरी यूके में होता है ना कि हेरिडिटरी है कि भाई एक ही फैमिली का चला हुआ आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, इलेक्टेड हेड होंगे। ओके, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। आते हैं अब आगे। अब हमने देखे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब प्रीएम्बल में जो मेंशन है, जो मैंने बताया आपको कैसे याद रखने हैं, जलेफ के टर्म्स में, है ना। अब जस्टिस वर्ड, जो जस्टिस है इसको हमने पहली चीज़ बोरोड कहाँ से किया, तो याद रखना कहाँ से लिया, रशियन रिवॉल्यूशन से। ये याद रखने हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, तो लाइटली मत लीजिएगा। पढ़ते समय हमेशा पेन कॉपी साथ में रखिए, पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब जो जस्टिस होती है हमारी, ये 3 तरीके की है, 3 डायमेंशन है। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन सा होता है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल को हटा देना, सिर्फ कौन सा है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आप जिस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो ना, ऐसे याद रखना कौन कौन सा है, एक तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, अब बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी भी याद रखनी है आपको, कहाँ से लिए हमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और जो लिबर्टी है हमें किस चीज़ की मिली हुई है, तो याद रखना थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। याद रखने हैं ये वर्ड्स, ठीक है। ये पीवाईक्यू में आ भी चुका है, ठीक है, आप अपने पीवाईक्यूज देखोगे वहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख जाएगा कि लिबर्टी कितने टाइप्स की है ना, जस्टिस कितने टाइप्स का था। मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी दिखा नहीं पाऊंगी आपको, बट आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे सीधा था कि 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। एंड ये लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है जितना मुझे याद है, कि 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस एंड 5 टाइप ऑफ लिबर्टी, है ना, इस तरीके से दिया हुआ था। तो आपको याद रखना है कि लिबर्टी कौन किस किस चीज़ की है हमारे पास, ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो लिबर्टी है ना क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मनाएगा वो कर देंगे, एक क्या है वो क्वालिफाइड है कि ठीक है आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, एक आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं ना। ये तो हमें देता है
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड ये हमारे ऊपर क्या लगाता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी पे। इक्वेलिटी किसकी चाहिए, हमें मेंटेन करनी है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, ये आपको याद रखना है। एंड फ्रेटर्निटी सिंपल मतलब है यहाँ पे भाईचारा होना चाहिए। एंड हम यहाँ 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल डिग्निटी और नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इन दोनों पे हमारा फोकस होता है। इंडिविजुअल पर्सन की डिग्निटी को भी ध्यान रखना है हमें, और हमारा देश भी नहीं टूटना चाहिए, उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी हमें ही मेंटेन करके रखना है। अब पता है एक चीज़ यहाँ पर देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस ना बहुत, जितना ये अच्छा देखने में लग रहा है ना उतने ही अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, और फिर हमारी खिचड़ी पक जाती है कि यार क्या ही हो गया ये, है ना। अब देखो जो लिबर्टी है हमारे ना प्रीएम्बल में, वो किस वाले आर्टिकल से एनफोर्स होती है, तो याद रखिएगा कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। अभी सिर्फ आप नॉर्मल याद रखिएगा, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो इनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो इक्वेलिटी है ये एनफोर्स होती है आर्टिकल्स 14 to 18, ठीक है। सेक्युलरिज्म आर्टिकल्स 25 to 28। सोशलिज्म ये हमारे डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं, उनमें रिफ्लेक्ट होता है। एंड डिग्निटी ये भी एक्सपेंड किया गया है पूरा का पूरा फिनोमेना हमारे आर्टिकल 21 में। तो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए मेन है, 19, 14, 25, ठीक है, 21, और ये आप पूरे याद रखिएगा 14 to 18, 25 to 28 हमारे जो डीपीएसपीज हैं ये आर्टिकल 36 to 51 में होते हैं, है ना। तो इन सबको भी हम आगे जब लेक्चर्स होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड करके इनको रखिएगा। अब यहाँ पे हम ना कुछ एग्जाम ट्रैप्स देख लेते हैं, जहाँ पे हमें एग्जामिनर बहुत प्यार से फंसा लेता है ना, कि ये तो अभी हमने बता ही दिया कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो आर्टिकल 19(1) ये तो हमें देता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कैसा है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। किस आर्टिकल के तहत, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। ओके, सो आई एम होपिंग कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं प्रीएम्बल की सबसे बड़ी लीगल कंट्रोवर्सी पर, कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अब इसके लिए ना आपको 3 केसेस पता होने चाहिए, एंड ये इंपॉर्टेंट है। पहला आया हमारा 1960 में बेरूबारी यूनियन केस, एंड हाँ यस ये भी याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकली बेस्ड, मतलब अपन को स्टडी करनी है कि कौन सा केस पहले था बाद में था, है ना, तो मैशअप मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। 1960 में कौन सा आया, बेरूबारी यूनियन केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा 13 साल बाद फिर एक नया केस आया, केशव नंदा भारती केस 1973 में। ये तो भाई बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ना, हर जगह मतलब आप पूरी पॉलिटी में ये केस तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि जो पुराना जजमेंट था ना उसको रिवर्स कर दिया, फिर बोला गया कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या है, याद रखना है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट याद रखना है इसमें ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला जो पार्ट था ना, वो केशव नंदा भारती केस ने दिया था कि आपको जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए आप उसको अमेंड भी कर सकते हो, बट अमेंड आप सिर्फ वो पार्ट कर सकते हो जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे इम्पैक्ट डालेगा तो उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 1995 में एक LIC ऑफ इंडिया केस आया, यहाँ पे फिर कंफर्म कर दिया गया, रीअफर्म किया गया कि यस प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। ये वर्ड्स ना बहुत फंसाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रख के ना क्लियर कर लीजिएगा, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है कि आप डायरेक्ट ना कोर्ट में नहीं जा सकते, और मतलब आप पता चले आप कोर्ट में चले जाओ और डायरेक्ट कह दो कि प्रीएम्बल में ये तो लिखा है पर इसे एनफोर्स कर दो, तो ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो और कहोगे कि भाई मतलब इसको एनफोर्स करवाओ, ये मतलब हमारे राइट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। बट ये वाला जो केस है यहाँ पे प्रीएम्बल के लिए आप मतलब ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कोर्ट में जाके बोल दो कि
ये वाले पार्ट ना एनफोर्स नहीं हो रहे हैं। इट सिंपली मीन्स कि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है ना। हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि नॉन जस्टिसिएबल है, प्रोविजंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एंड नेक्स्ट पार्ट, पावर सोर्स, नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑफ ऑन लेजिस्लेटिव पावर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, देखने में तो लग रहा है कि क्या ही इजी सा पॉइंट है ये ना, बट याद रखिएगा क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है और पावर का सोर्स भी नहीं है। जो हमारे लॉज बनाते हैं ना, वो वहाँ से ऐसा नहीं है कि वो सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है, ना ही वो उस पर लिमिटेशन लगाता है लेजिस्लेटिंग पावर पे। ये वाले पॉइंट्स क्लियर रखिएगा, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी एग्जाम होगा ना, चाहे आप यूपीएससी उठा लीजिए, स्टेट सर्विसेज उठा लीजिए, सब में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब आते हैं हमारे अमेंडमेंट वाले पार्ट पर, है ना, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी हमने देख लिया कि हाँ 3 केसेस पढ़ लिए, तो क्या कभी अमेंड किया गया है? तो यस, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है। और हमने इससे क्या किया, 3 वर्ड्स को ऐड किया है। 3 वर्ड्स कौन कौन से ऐड किए हैं, याद रखना, सिस को ऐड कर लिया है हमने। सिस मतलब सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर, ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में मतलब 1976 से पहले ये कोई वैल्यूज़ थी ही नहीं, वैल्यूज़ थी, इम्प्लिसिट थी, बट बाद में क्या हो गया, एक्सप्लिसिटली ये वर्ड्स को मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा मतलब पहले इंडिया फिर सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं थी, तो नहीं भाई, सब कुछ था, बट सब कुछ क्या था, मतलब इम्प्लिसिट था, बट एक्सप्लिसिटली मेंशन 1976 में किया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। क्या करंट से रिलेटेड कुछ ऐसा पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए? तो अभी क्या हुआ 2024 में, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है और ज़्यादा नया भी नहीं है, बट केस आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रियम्बल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, है ना। तो ये आपको केस याद रखना है, बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। इसमें पता है सुप्रीम कोर्ट के पास ना कुछ लोग पहुंच गए। उन्होंने बोला कि जो 42nd अमेंडमेंट से जो हमने वर्ड्स ऐड किए ना, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इन 2 वर्ड्स को हटा दो, ठीक है। अभी हमने देखा ना, सिस को ऐड किया गया था, तो उन्होंने बोला सोशलिस्ट और सेक्युलर को हटा दो ये वर्ड्स को। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चैलेंज था इसको डिसमिस्ड कर दिया। उन्होंने बोला कि मतलब प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट कब तक, जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इम्पैक्ट नहीं डालता है ना। तो यस, इसको मतलब ये जो आप केस कर रहे हो इसको हम डिसमिस कर रहे हैं, अमेंड किया जा सकता है, अमेंडिंग पावर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, है ना, आई एम होपिंग कि आपने पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा। एंड स्टिल मैं क्या करती हूँ, एक बार जो हमारा 1 पेजर होता है ना, पहले मैं क्या करती थी, अभी लास्ट 2 लेक्चर से सबसे पहले उसमें से समझाती थी, बट अब मैं बिल्कुल लास्ट में लेके आई हूँ इसको, है ना, कि हम क्या करेंगे, पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब हम इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। जो एक्जैक्टली 10 मिनट है ना, आपको पता चले कि वो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ 2 मिनट का गेम है, बट आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा ना इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कि कोई भी इशू नहीं है। मेन चीज़ क्या है, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा 1 पेज है जहाँ पे आपको सब मिलेगा। हमने क्या देखा, प्रीएम्बल क्या बताता है, सोर्स क्या है, तो मीन्स ऑथोरिटी किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास। नेचर कैसा है स्टेट का, तो ये भी हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, क्या क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी आप देख रहे हो स्टार मार्क्ड है, क्यों, क्योंकि ये हमारे किससे आए थे, अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। कौन सा अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है। आई एम होपिंग ये क्लियर हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने, क्या थे, जलेफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। जस्टिस कैसी होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी हमें 5 तरीके की चाहिए, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव ये देनी पड़ेगी कि कौन कौन सी लिबर्टी, थॉट, जब आप सोचोगे तभी तो कुछ एक्सप्रेस कर पाओगे, एक्सप्रेस करोगे तभी तो किसी बात पे यकीन कर पाओगे ना, कि हाँ आपका बिलीफ आएगा, आपका फेथ आएगा, और फिर मतलब वर्शिप हमारा पर्सनल केस है, ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो ये आपको 5 याद रखने हैं। इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड फ्रेटर्निटी में हमें 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि इंडिविजुअल की डिग्निटी भी एंश्योर होनी चाहिए, और जो हमारा नेशन है उसकी भी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बैलेंस रहनी चाहिए, है ना, इन दोनों पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अमेंडमेंट हमने देखा, यस एक बार अमेंड हुआ है, अब आपको पता चल गया ना 42nd अमेंडमेंट हुआ है, इट मीन्स यस प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेबल, बट अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब अडॉप्शन, कब हमने अडॉप्ट किया था, तो याद रखना है 26 नवंबर 1949। अब देखो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया कि हमने अडॉप्ट किया है 1949 में, बट ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950, ठीक है, तब भी हमारा प्रियम्बल भी आया। अब जुडिशियल स्टेटस क्या है, बेरुबरी केस ने तो बोल दिया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट केशव नंदा ने क्या बोला, यस पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। वही लेजिस्लेटिव के लिए ये सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है, और उनकी जो लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उस पर कोई मतलब रोक भी नहीं लगाता, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। अमेंडेबल, तो यस अभी हमने इतनी स्टोरी देखी है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और किस वाले केस में बताया था इसके बारे में, केशव नंदा भारती केस में। फिर मैंने बोला कि आपको किलिंग्स याद रखने हैं कि जस्टिस किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज, लिबर्टी आर्टिकल 19 एंड 21, इक्वलिटी आर्टिकल्स 14 टू 18, सेक्युलरिज्म आर्टिकल्स 25 टू 28, सोशलिज्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा, डीपीएसपीज में, फ्रेटर्निटी आर्टिकल 51A, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल्स। हो सकता है अभी आप अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ये मतलब डायरेक्ट कैसे याद रखें, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज वगैरह पढ़ेंगे आपको टिप्स पे याद होंगे ये। डिग्निटी आर्टिकल 21, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आर्टिकल 51A, मीन्स ये हमारे डीपीएसपीज का पार्ट है। अब न्यूज़ में था, यस 2024 में हमारा एक केस आया था, उसमें हमने क्या बोला कि वो लोग क्या बोल रहे थे कि जो हमारे सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड है उसको हटा दो, बट बोला गया कि नहीं भाई ऐसे नहीं हटाएंगे क्योंकि अमेंडमेंट हो सकता है ना, तो इसलिए हटा देना वर्ड को या इसके बारे में सोचना तो ये बेकार है। तो उन्होंने मतलब केस को क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। और केस कौन सा था हमारा, याद रखना, बलराम सिंह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, ठीक है। अब प्रियम्बल क्या नहीं कर सकता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। सोर्स ऑफ पावर नहीं है, एनफोर्सेबल राइट्स नहीं है, मतलब वही नॉन जस्टिसेबल है, किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा, ठीक है, ओवर राइट प्रोविजंस नहीं करेगा, और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अब अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे जो भी हमने पढ़ा था, है ना। अब आपने पूरा अच्छे से पढ़ भी लिया, इसको मैंने रिवाइज भी करवा दिया। अब आपको आंसर सही सही देना पड़ेगा, इजी सा क्वेश्चन है ना। चलो थोड़ा सा इजी है बट दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट पोजीशन बताता है हमारे प्रियम्बल की एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो, ठीक है, मतलब आराम से ही पढ़ना है, गड़बड़ नहीं करनी है। अपना मेन मोटो क्या है कि अपना आंसर सही है, ठीक है। चलिए इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आंसर पिन कर दूंगी, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है, एंड आई एम होपिंग कि पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लेके हमने इसको एक एक वर्ड को अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, एंड इसको कल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज हमने से अपना क्लास ली है, तो कल हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड 5 MCQs भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक हमारे प्रीवियस इन तीनों सेशन को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से रिवाइज़ करते हुए जाओगे उतना आगे की जर्नी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, है ना। चलिए, तो अगर आपको ये हमारी 1 पेजर सीरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और प्राइम पिलर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।